हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो डियर, हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हम बोर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देख रहे थे और हम नोबल गैसेस के बारे में पढ़ चुके थे। फाइनली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हम पढ़ रहे थे। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का हाफ पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था, बट मैंने आपको बताया था कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को भी फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है टिपिकल एलिमेंट और एक होता है ब्रिज एलिमेंट। तो अब मैं बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में टिपिकल एलिमेंट का मीनिंग क्या है और ब्रिज एलिमेंट का मीनिंग क्या है। इज दैट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं डियर अपन। लुक एट दिस नाउ। बात करते हैं अपन फर्स्टली ऑल, या फिर बोल सकते हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ S and P block elements of S and P block except noble gas, except noble gas are called typical element, are called typical elements. That's it. टिपिकल एलिमेंट्स का मीनिंग क्या है ये उसने क्लियर किया। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक, इट मीन जितने भी नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है उसमें से थर्ड पीरियड एलिमेंट को अपन क्या बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट। बिकॉज टिपिकल एलिमेंट्स डिटरमाइन properties of other elements present in their group, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट टिपिकल एलिमेंट है, बट टिपिकल एलिमेंट का मीन ये होता है कि किसी भी ग्रुप का वह एलिमेंट जो उसी ग्रुप में प्रेजेंट अदर एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है, फाइनली टिपिकल एलिमेंट कहलाता है। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं और वो भी कौन से? थर्ड पीरियड वाले, उनको फाइनली अपन क्या बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट। और टिपिकल एलिमेंट्स का मीन्स होता है कि ऐसे एलिमेंट्स या किसी भी ग्रुप का वह एलिमेंट जो फाइनली उसी ग्रुप के अदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करे या उसके गुणों को निर्धारित करे, फाइनली उसको अपन क्या बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट। अब हम टिपिकल एलिमेंट कौन कौन से है, तो सीधी सी बात है, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है एस और पी ब्लॉक के, उसको अपन टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं। तो अपन टिपिकल एलिमेंट कौन कौन से उसको लिख लेते हैं। तो ये थर्ड पीरियड में प्रेजेंट एलिमेंट्स को अपन शो करेंगे डियर इधर। तो देखिए थर्ड पीरियड में अगर अपन बात करें तो देखो फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन से स्टार्ट होगा, सेकेंड लिथियम से स्टार्ट होगा, और थर्ड पीरियड जो है इट मींस थर्ड जो हॉरिजॉन्टल रो है वो आपके सोडियम से स्टार्ट होती है। तो ये सोडियम, फिर उसके बाद आ जाता है आपके मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर और फिर ये क्लोरीन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। क्लोरीन के बाद डियर क्या आता है? आर्गन। बट आर्गन तो क्या है? नोबल गैस है, इट मींस ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में नहीं आएगी। और जब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ही नहीं है तो ऑफ कोर्स मैं इसको टिपिकल एलिमेंट भी नहीं बोल सकता। तो अपन को देखना है कि एक्चुअल में टिपिकल एलिमेंट कौन से है। तो ये थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होंगे वो फाइनली टिपिकल एलिमेंट होंगे। सोडियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप में अदर एलिमेंट्स की ग्रुप को डिटरमाइन करेगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप में अदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करेगा। एल्यूमिनियम 13 ग्रुप में करेगा, सिलिकॉन 14 ग्रुप में करेगा, फॉस्फोरस 15 ग्रुप में करेगा, सल्फर 16 ग्रुप में करेगा और क्लोरीन 17 ग्रुप में करेगा। इज दैट क्लियर? तो टिपिकल एलिमेंट समझ में आया। थर्ड पीरियड एलिमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट which are present in S and P block except noble gas are called typical element. Typical elements determine property of the other elements present in their group. That's it. और कौन कौन से? तो यहाँ तो डियर ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में मैंने आपको टिपिकल एलिमेंट के बारे में बताया। अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में ही मैं आपको बताऊंगा ब्रिज एलिमेंट के बारे में कि
एक्चुअल में ब्रिज एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इधर अपन ब्रिज एलिमेंट, इसको अपन इरेज कर देते हैं। नोट किया होगा आप सभी ने। So what is the meaning of bridge element? So look at this here. Yes, इधर दुनिया में कितना कम है, मेरा कम कितना कम है। अनकंफर्टेबल लग रहा है क्या? अनकंफर्टेबल ले गए तो वो वाला सॉन्ग याद कर लेना, दुनिया में कितना कम है, मेरा कम कितना कम। जब कभी खुद परेशान हो ना, खुद परेशान, तो उस परेशानी में अपन से ज्यादा जो परेशान लोग हैं उनके बारे में सोचना, तो हमको अपनी परेशानी नहीं लगेगी और बहुत कंफर्टेबल फील होगा। समझ रहे हो ना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ भैया। जब अनकंफर्ट हो ना, तो अपने से ज्यादा जो अनकंफर्ट है उनके बारे में सोचो, तो अपन को क्या लगेगा, फिर कंफर्ट लगने लगेगा। इट मींस दुनिया में कितना कम है, मेरा कम कितना कम है ना। अच्छी सी बात है, याद रखना। चलो इधर आ जाइए आप, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की बात। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में एक कैटेगरी में बताता हूं, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स are called bridge elements. फिर बात आती है इसी में, ब्रिज एलिमेंट्स शो similar properties like third period elements which are present in diagonally, या डायगोनली। ये देखो, वो बोल रहा है कि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है, फाइनली उसको ब्रिज एलिमेंट्स बोलते हैं। क्योंकि जो ब्रिज एलिमेंट्स होते हैं वो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स है जो कि डायगोनली प्रेजेंट है, उनसे क्या करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। और इसी रिलेशन को अपन बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। और डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स जो कि डायगोनली प्रेजेंट हो से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करना, फाइनली क्या कहलाता है, डायगोनल रिलेशनशिप शो करना। इट मींस हम ये बोल सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है वो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स है जो कि डायगोनली प्रेजेंट है उनसे क्या करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। इट मींस उनसे डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं और उन्हीं एलिमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स बोलते हैं। कौन से बोलते हैं? ब्रिज एलिमेंट्स। तो अपन अगर एग्जांपल की बात करें यहाँ पर ब्रिज एलिमेंट्स की, तो मैं इधर सेकेंड पीरियड की बात करता हूं। सेकेंड पीरियड, ये तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स में इधर शो करना चाहूंगा और इधर मैं थर्ड पीरियड एलिमेंट शो करना चाहूंगा। थर्ड पीरियड एलिमेंट में इधर शो करना चाहूंगा। तो अगर सेकेंड पीरियड में अपन देखें तो सीधी सी बात है, लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर उसके बाद बेरिलियम के बाद कौन आता है, बोरॉन, और फिर कार्बन। और यहां मैं बात करता हूं सम सेकेंड पीरियड एलिमेंट। कुछ ही बात है, सारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की बात नहीं है, सम सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। जहां लिथियम की बात करी, बेरिलियम की बात करी, बोरॉन की बात करी, कार्बन की। अब थर्ड पीरियड एलिमेंट में अपन देखें तो लिथियम के जस्ट नीचे आपके सोडियम दिखेगा, बेरिलियम के जस्ट नीचे मैग्नीशियम दिखेगा, बोरॉन के जस्ट नीचे आपको क्या दिखेगा, एल्यूमिनियम दिखेगा, और कार्बन के नीचे सिलिकॉन दिखेगा। तो उसने क्या बोला, सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो थर्ड पीरियड के डायगोनल में जो प्रेजेंट एलिमेंट है उसके साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। इट मींस डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं।
इट मींस इन एलिमेंट्स को अपन क्या बोलेंगे, ब्रिज एलिमेंट्स। अब कौन सा, जैसे सेकंड पीरियड का लिथियम है, तो इसके थर्ड में डायगोनल में कौन प्रेजेंट है, मैग्नीशियम। तो लिथियम जो होगा वो मैग्नीशियम के साथ क्या करेगा, डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा। इसी तरीके से जो बेरिलियम है वो एल्यूमिनियम के साथ क्या करेगा, डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा। और जो बोरॉन है वो सिलिकॉन के साथ क्या करेगा, डायगोनल। इट मीन सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट होगा वो थर्ड पीरियड में जो डायगोनल में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। इट मीन डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा। इसी रिलेशन को ही अपन क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशन। क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप। इसलिए इन सेकंड पीरियड के एलिमेंट को अपन क्या बोलते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स। तो डियर ये आपके पूरा जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट था उसका डिटेल मैंने आपको कंप्लीट किया कि एक्चुअल में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते क्या है। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ये होते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में हम टिपिकल एलिमेंट भी पढ़ते हैं और साथ ही साथ एक और कौन सा पढ़ते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स। इज दैट क्लियर? तो दो कैटेगरी कंप्लीट हो गई, नोबल गैस आपकी कंप्लीट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आपका कंप्लीट। अब हम बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इज दैट क्लियर? नॉट फास्ट इट। हाँ तो बच्चों बात आती है थर्ड कैटेगरी की, और थर्ड कैटेगरी में अपन बात कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। दैट इज वेरी मोस्ट, 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत मोस्ट होगा। बोर्ड एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आ चुका है 12th क्लास में। तो अपन इसको 11th में भी पढ़ते हैं और 12th में भी पढ़ते हैं। तो एक्चुअल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं ये इसको अपन पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो लुक एट दिस डियर, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। किसकी बात है, डी ब्लॉक की बात है। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स whose n-1 d subshell is incomplete in atomic state और ionic state are called transition elements. It means ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जिनका n-1 d सबशेल इनकम्प्लीट हो, चाहे वो एटॉमिक स्टेट में हो चाहे वो आयनिक स्टेट में हो। अब ये n-1 d सबशेल होता क्या है, एटॉमिक स्टेट होती क्या है, आयनिक स्टेट होती क्या है, ये सारा कुछ अपन यहाँ देखेंगे। तो बात करते हैं डियर अपन एग्जांपल में, और एग्जांपल में अपन कंसीडर कर रहे हैं फाइनली स्कैंडियम। यू नो वेरी वेल स्कैंडियम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 में अगर आप डी ब्लॉक में देखोगे तो फाइनली आपको फर्स्ट एलिमेंट दिखेगा स्कैंडियम, एंड एटॉमिक नंबर ऑफ स्कैंडियम इज 21। इट मींस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्कैंडियम इज 21। नाउ अरेंज 21 इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो अभी अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, एक ऑर्डर बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने का, 1s 2s वगैरह वगैरह। तो मुझे 21 इलेक्ट्रॉन को फाइनली उस ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अरेंज करें तो पहले सबसे पहले 1s आता है, तो ये 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, 3p6 और फिर 3p के बाद क्या आता है 4s, तो 4s2 एंड नाउ 3d1। ये देखिए टोटल नंबर ऑफ 21 इलेक्ट्रॉन आपके कंप्लीट हुए डियर। 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और ये 21 अरेंज करते हैं। अब अपन को कॉन्फ़िगरेशन तो उस सीक्वेंस में लिखना है जो आपने ऑलरेडी देखी है ट्रिक के अकॉर्डिंग, बट लिखने के बाद आपको क्या करना होगा कि जो सेम डिजिट वाले सबशेल है उनको एक साथ अरेंज करना होगा। जैसे 1 वाला एक ही था तो लिखा हुआ है, 2 वाले 2 थे, 1 2, 2 वाले 2 थे तो दोनों साथ में लिखे हुए। 3 वाले कितने हैं, 1 2 3, बट तीनों क्या एक साथ लिखे हुए, नहीं लिखे हुए। तो मैं क्या करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन तो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिख दूंगा, बट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जो सेम डिजिट वाले सबशेल है उनको एक साथ में लिखेंगे। तो देखो 3 वाले कितने थे, 1 2 3, 3 थे, एक साथ नहीं लिखे। तो मैं इसको एक साथ लिखने के लिए क्या करूंगा, इस 3d1 को तो पहले लिख दूंगा और फिर बचा हुआ 4s2 के बाद में लिख दूंगा, या 4s2 यहां लिख देता हूं। ठीक है, अब मुझे n-1d का आइडेंटिफिकेशन करना है डियर। ठीक है, तो सबसे पहले आप nth का आइडेंटिफिकेशन करो कि यहाँ n के इक्वल कौन होगा, n फिर n-1 फिर n-2 ऐसे बताया था ना। तो पहले तो आप nth का डिटर्मिनेशन कर लो। तो आपने ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है इसमें देखो सबसे
बड़ी डिजिट कौन सी है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो सीधी सी बात है 1 है, 2 है, 3 है, 4। सबसे बड़ा कौन है? 4। तो जो सबसे बड़ा होता है उसी को अपन क्या मानते हैं? nth। ये मान लिया अपन ने nth। तो ये तो हो गया nth शेल। इससे पहले वाला क्या होगा? n-1। और अगर nth शेल ये है तो सीधी सी बात है n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ? 4। तो अगर आप n-1 करते हो तो सीधी सी बात है n की वैल्यू 4 है तो 4 - 1 होगा, इट मींस क्या होगा? 3। ये देखो, तो n इक्वल टू तो आपके 4 हो गया। चौथे नंबर का शेल जो है वो nth शेल है। अब इससे पहले वाला n-1 ही तो होगा और n की वैल्यू कितनी है? 4। तो n-1 आपके कौन सा होगा? 3 तो होगा। तो n-1 शेल कौन सा है? तीसरे नंबर का। और तीसरे नंबर के शेल में देखो 3s भी आ रहा है, 3b भी आ रहा है और 3d भी आ रहा है। That's it. तो ये तो हो गया nth शेल। इसको मैं क्या बोल दूं यार? n-1 शेल। समझ में आएगा नहीं यार? जल्दी भी हैव अंडरस्टूड नाउ? क्लियर है? इसको nth क्यों बोला? क्योंकि सबसे बड़ी डिजिट 4 थी, इसलिए n इक्वल टू 4 हो गया। अब n-1 करना है, मतलब इससे पहले वाला। तो n की वैल्यू 4 है तो n-1 करो, मतलब 4 - 1 करो तो कितना आएगा? 3। तो तीसरे नंबर का शेल हो गया आपके n-1 शेल। अब देखो n-1 में 3s भी है, n-1 में 3p भी है और n-1 में 3d भी है। तो या तो मैं n-1d बोलू या मैं 3d बोलू, बात एक ही है, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है? 4। तो n-1d लिख रहे हैं मतलब 4 - 1d लिख रहे हैं। तो 4 - 1d करो मतलब क्या बनेगा? 3d तो बनेगा। तो सीधी सी बात है ये 3d सबशेल ही कौन सा है? n-1d सबशेल। 3d शेल ही कौन सा है? n-1d सबशेल। तो आप n-1d सबशेल को इनकम्प्लीट करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये कंप्लीट तो कब माना जाता है? जब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो। n-1d 10 करो या 3d 10 करो, बात एक ही है या इसके अकॉर्डिंग। और इनकम ये तो कंप्लीट तो कब माना जाएगा? जब इसमें फाइनली 10 इलेक्ट्रॉन हो। और इनकम्प्लीट कब माना जाएगा? n-1d इनकम्प्लीट कब माना जाएगा? जब इसमें 1 से 9 तक की रेंज में इलेक्ट्रॉन हो, इट मींस 1 to 9। अगर 1 से 9 तक की रेंज में इलेक्ट्रॉन है तब तो हम इसको इनकम्प्लीट मानेंगे, और अगर टोटल 10 है तो फिर हम इसको कंप्लीट मानेंगे। तो उसने तो क्या बोला कि भैया ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट जिनका n-1d सबशेल इनकम्प्लीट हो, इट मींस n-1d सबशेल में 1 से लेकर 9 तक की रेंज में इलेक्ट्रॉन हो। और n-1d कौन? 3d। तो यार 3d कौन सा? ये 3d बोलो या n-1d बोलो, बात एक ही है। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है? 1। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन है इट मींस मैं ये बोल सकता हूं ये इनकम्प्लीट है। और अगर इनकम्प्लीट है तो ऑफ कोर्स मैं इस स्कैंडियम को ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकता हूं, क्योंकि स्कैंडियम एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और साथ ही साथ इसका जो n-1d है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि उसमें 1 से 9 तक की रेंज में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए स्कैंडियम को मैं ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकता हूं। ये तो क्लियर हुआ। अब एटॉमिक स्टेट का मीनिंग क्या है और आयनिक स्टेट का मीनिंग क्या है? तो अगर हम किसी भी एलिमेंट का न्यूट्रल फॉर्म में अगर कॉन्फिगरेशन लिख रहे हैं, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है इस पर, न्यूट्रल फॉर्म है, तो न्यूट्रल फॉर्म का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है उसको अपन बोलते हैं एटॉमिक स्टेट कॉन्फिगरेशन, या क्या बोलेंगे? ओनली एटॉमिक स्टेट। तो अभी मैंने यहाँ इस स्कैंडियम का जो कॉन्फिगरेशन लिखा है वो एटॉमिक स्टेट का लिखा है, आयनिक स्टेट का नहीं। तो किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट को अगर आइडेंटिफाई करना है कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं, तो पहले आप न्यूट्रल फॉर्म का उसका कॉन्फिगरेशन लिख लीजिए। अगर न्यूट्रल में ही आपको n-1d इनकम्प्लीट दिख जाए तो वही बता दो कि वो क्या है? ट्रांजिशन है। बट बहुत सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ऐसे हैं जहां एटॉमिक स्टेट में उनका n-1d इनकम्प्लीट नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि भैया एटॉमिक स्टेट में n-1d इनकम्प्लीट नहीं है तो वो ट्रांजिशन नहीं है। आप उसकी आयनिक स्टेट में जाकर देखो, अगर उसकी आयनिक स्टेट में आपको कॉन्फिगरेशन में n-1d इनकम्प्लीट दिख जाए तो फिर आप उसको ट्रांजिशन ही बोलोगे। तो इसलिए तो लिखा है कि या तो एटॉमिक स्टेट में इनकम्प्लीट होगा, और अगर एटॉमिक स्टेट में नहीं हुआ तो फिर आयनिक स्टेट में इनकम्प्लीट होगा। और अगर दोनों ही
दोनों में से किसी भी एक स्टेट में अगर उसका n-1d सबशेल इनकम्प्लीट आ जाता है तो ऑफकोर्स उसको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? ट्रांजिशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो ये तो इसके अंदर हम तो एटॉमिक स्टेट में कंफर्म हो गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट है। बट और मैं एक सा एग्जांपल और बताता हूँ आपको जहाँ एटॉमिक स्टेट में वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा बट आयनिक स्टेट में जरूर होगा। अब वो कौन सा एग्जांपल होगा वो मैं बताता हूँ, अभी आप इसको नोट करो और डाउन फास्ट। ओके डियर, ट्रांजिशन एलिमेंट में आप कॉपर का एग्जांपल देखो। कॉपर एटॉमिक नंबर 29 होता है, अरेंज करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। तो याद रखना कॉपर और क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो एक्सेप्शन है, क्योंकि हमने देखा है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर कहीं कॉन्फिगरेशन D4 आ रहा है तो आप उसको D5 बनाओगे एक इलेक्ट्रॉन उधार लेकर, और अगर D9 आ रहा है तो आप उसको D10 बनाओगे एक इलेक्ट्रॉन उधार लेकर, क्योंकि हाफ फील्ड D5 हाफ फील्ड हो गया, D10 फुल फील्ड हो गया। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए हम स्टेबल कॉन्फिगरेशन ही लिखते हैं। तो अगर कहीं D4 आ रहा है तो उसको D5 बनाइए और कहीं D9 आ रहा है तो उसको D10 बनाइए। तो अगर आप कॉपर का कॉन्फिगरेशन लिखते हो तो देखो 4s2 3d9 आता है, तो D9 आ रहा है मतलब मैं इसको D10 बनाऊंगा स्टेबल करने के लिए। तो मैं 4s से उधार ले लेता हूँ और उधार लेता हूँ तो 4s का तो बच जाता है 1 और D10 इधर आपका कंप्लीट। तो ये सही कॉन्फिगरेशन हो गया कॉपर का, न्यूट्रल है इसलिए एटॉमिक स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन को तो भर दिया, आप सेम डिजिट वाले को एक साथ लिख दो, 3 वाले 3 है तो मैं एक साथ लिखूंगा, तो सीधी सी बात है यहाँ तो लिख देता हूँ 3d 10 और यहाँ लिख देता हूँ 4s1। अब वही बात है nth शेल ढूंढना है तो सीधी सी बात है nth शेल आपके कौन सा हो जाएगा, ये होगा 4 नंबर वाला। तो ये 3s 3p और 3d कौन से में चले जाएंगे, n-1। तो मैं इसको n-1d बोलूँ या 3d बोलूँ बात एक ही है। तो आप कॉपर की एटॉमिक स्टेट में देखिए कि n-1d इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है, तो सीधी सी बात है 3d 10 है मतलब n-1d 10 है, कंप्लीट है ये तो आप क्या बोलोगे कि कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। बट जरूरी नहीं है कि एटॉमिक स्टेट में ही इनकम्प्लीट हो, एटॉमिक स्टेट में वो कंप्लीट भी हो सकता है। तो अभी तो एटॉमिक स्टेट में इसका n-1d सबशेल कंप्लीट है, इट मींस एटॉमिक स्टेट में तो मैं इस कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकता। अब मैं इसके आयनिक स्टेट में आऊंगा, आयनिक स्टेट में आऊंगा इसका मतलब है कॉपर के आयन की फॉर्म में आऊंगा। तो कॉपर 2 टाइप्स के आयन बनाता है, +1 और +2, इट मींस Cu+1 और Cu+2। तो ये मैंने लिखा Cu+1 का कॉन्फिगरेशन। और Cu+1 का जब अपन कॉन्फिगरेशन देखेंगे डियर, तो +1 का मतलब है कि जो टोटल 29 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक कम कर दो, तो एक कम कहां से होगा, इस 4s में से तो होगा, और जब 4s में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 4s तो क्या हो गया, 0। तो अभी भी nth शेल तो यही है और ये आपके क्या है, n-1। तो अब इस +1 आयनिक स्टेट में कॉपर को देखो क्या ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो अभी +1 में भी जब देखोगे तो इसका n-1d या 3d तो 10 है, कंप्लीट है अभी भी, इट मींस इनकम्प्लीट नहीं है। तो अभी भी आप कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते। बट कॉपर +1 के साथ साथ +2 भी बनाता है डियर, तो ये Cu+2। अब 29 में से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो एक तो 4s में से जाएगा, एक 3d में से जाएगा। तो 4s में से गया तो 4s तो 0, और एक 3d में से गया तो 3d कितना हो गया, 9। तो ये 4s आपका वही nth शेल, और ये 3 वाले तीनों किस में आ गए, n-1 में। तो अब Cu+2 आयनिक स्टेट में आप देखो यहाँ n-1d या 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 से 9 की रेंज में है, इट मींस 3d क्या है, इनकम्प्लीट है, n-1d सबशेल क्या है, इनकम्प्लीट है। तो कॉपर एटॉमिक स्टेट में ट्रांजिशन नहीं है, +1 स्टेट में ट्रांजिशन नहीं है, बट +2 स्टेट में ट्रांजिशन एलिमेंट का काम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर n-1d सबशेल या 3d सबशेल जो है वो इनकम्प्लीट है। और हमने यही तो बोला था कि चाहे एटॉमिक स्टेट में n-1d सबशेल इनकम्प्लीट हो, चाहे आयनिक स्टेट में n-1d सबशेल इनकम्प्लीट हो, उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इसलिए हम बोलेंगे कि कॉपर जो है वो एक्चुअल में ट्रांजिशन एलिमेंट है। दैट्स इट।
चाहे एटॉमिक स्टेट में हो चाहे आयनिक स्टेट में हो, किसी भी एक में होना चाहिए। अगर किसी भी एक में है तो ऑफकोर्स उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। इसलिए स्कैंडियम तो एटॉमिक स्टेट में ट्रांजिशन था, बट कॉपर +2 आयनिक स्टेट में क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। दैट्स इट। ओके, इसको नोट करो। डियर, एक बहुत अच्छी बात लिखी है मैंने इधर, जो कि 12th एग्जाम में भी आ चुका है बोर्ड पेपर में। जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। आप देखना कि जिंक, कैडमियम और मर्करी जो है वो ग्रुप नंबर 12 में है, डी ब्लॉक में। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, बट इनको फिर भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट एज अ कंसिडर्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते? रीजन है दे हैव कंप्लीट n-1 d सबशेल इन एटॉमिक स्टेट एज वेल एज इन आयनिक स्टेट। मतलब इन एलिमेंट्स की चाहे एटॉमिक स्टेट देख लो चाहे आप आयनिक स्टेट देख लो, दोनों ही स्टेट में इनका जो n-1 d सबशेल जो होता है वो कंप्लीट होता है, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए n-1 d सबशेल क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए। बट इनका इनकम्प्लीट ना होकर क्या होता है, कंप्लीट होता है। जैसे मैं बात करता हूं एग्जांपल में, इनमें से केवल एक लेता हूं, जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, न्यूट्रल का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, मतलब एटॉमिक स्टेट। तो वही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p10 लिखना तो ऐसे, बट सेम डिजिट वाले को एक साथ जमा दो। 3 वाले को उधर लिखूंगा, 4 वाले को इधर, तो 4s वाले को तो बाद में लिख दूं, 3d वाले को इधर लिख दूं पहले, तो 3d10 और ये 4s2। तो चौथे नंबर का शेल सीधी सी बात है n से शेल हो गया, बाकी ये तीनों किस में आ गए, n-1 में। तो आप देखो डियर, एटॉमिक स्टेट में जिंक का n-1 d या 3d क्या कंप्लीट है, इनकम्प्लीट नहीं है, इट मींस इसको ट्रांजिशन नहीं मान सकता। अब जिंक केवल एक ही आयनिक स्टेट शो करता है, +2। कभी भी जिंक +1 नहीं बनाएगा, +3 नहीं बनाएगा, केवल +2 ही बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ये +2 जो होता है स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल। तो केवल एक ही आयनिक स्टेट एग्जिस्ट होती है जिंक की, +2। अब +2 आयनिक स्टेट का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो देखो, 2 इलेक्ट्रॉन कम करना है, 30 में से 2 इलेक्ट्रॉन कम करना है, तो दोनों कहां में से जाएंगे, 4s में से तो जाएंगे। तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो तो 4s 0 बचा, बाकी ये तो एज इट इज रहेगा। तो ये n, तो n-1। अब +2 आयनिक स्टेट में भी देखो n-1 d मतलब 3d क्या इसका कंप्लीट है, और अगर कंप्लीट है तो ना तो एटॉमिक स्टेट में इसका n-1 d सबशेल इनकम्प्लीट हो रहा है, ना ही आयनिक स्टेट में कंप्लीट हो रहा है। तो ऑफ कोर्स इसलिए मैं बोलता हूं कि जिंक जो होगा वो फाइनली आपका क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। इसी तरीके से आप कैडमियम के केस में देख सकते हो, मरकरी के केस में देख सकते हो, सभी कंडीशन में आपको फाइनली एटॉमिक स्टेट और आयनिक स्टेट में जो n-1 d सबशेल है वो इनकम्प्लीट दिखाई देगा। इसलिए हम जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करते। तो डियर, ये तीसरी कैटेगरी थी ट्रांजिशन एलिमेंट जो अपनी फिनिश हुई, इसको नोट कीजिए। अब लास्ट बच रहा है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट, हाँ तो डियर लास्ट है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बोल रहा है वोज nth n-1 एंड n-2 शेल्स आर इनकम्प्लीट। चाहे n तो शेल ले लो, चाहे n-1 ले लो, चाहे n-2 लो, सारे ही तीनों शेल क्या होंगे, इनकम्प्लीट होंगे। ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को 2 सीरीज में डिवाइड किया, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, जो कि मेन पीरियोडिक टेबल के जस्ट नीचे है सेपरेट। लेंथेनॉइड सीरीज में 14 एलिमेंट्स है, स्टार्ट है एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक, इनमें सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, ठीक है। इसी तरीके से एक्टिनॉइड्स में भी 14 एलिमेंट्स है, एटॉमिक नंबर 90 to 103, थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक, ठीक है ना। फिर बोल रहा है आफ्टर यूरेनियम, मतलब अगर आप देखोगे एक्टिनॉइड सीरीज देखोगे, ठीक है ना, तो वहां आपको यूरेनियम में दिखेगा, और यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अपन ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं और साथ ही साथ रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ये पूरा डियर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डिटेल है जो कि बोर के अकॉर्डिंग था। तो बोर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, नोबल गैस, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन। ये सारा कुछ मैंने आपके सामने क्लियर किया, इसको आप नोट कर लीजिए फास्ट।